हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने पढ़ा रीमान इंटीग्रेशन में कि अगर फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस हो तो रीमान इंटीग्रेबल होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर फंक्शन की उस क्लोज्ड इंटरवल में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो, मतलब फाइनाइट ऐसे पॉइंट हो जिन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब अगली थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज of a bounded real valued function f defined on closed interval a b has a finite number of limit points then f is Riemann integrable। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज है, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, उन डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट्स का जो सेट है उसके अगर फाइनाइट लिमिट पॉइंट हो तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूटीज के जो पॉइंट्स का सेट है उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटीज इनफाइनाइट हुई ना, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो इनफाइनाइट सेट के ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटीज इनफाइनाइट भी हो सकती है फंक्शन की, लेकिन उन डिसकंटिन्यूटीज के फाइनाइट लिमिट पॉइंट होने चाहिए, तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा एंड ऑफ कोर्स फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। वैसे तो लिमिट पॉइंट से आप लोग फैमिलियर हो, पर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे सपोज हमारा जो फंक्शन है ना f, ऐसा मान लेते हैं हम, फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटी एट एल्फा आई। ठीक है, आई जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल आई है। सपोज फंक्शन की एल्फा आई डिसकंटिन्यूटी, एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा 3 ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन डिसकंटिन्यूटीज़ का एक सेट बनाया। ये उन पॉइंट्स का सेट है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस सेट का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसका इट्स लिमिट पॉइंट वो है एल्फा। सपोज हमने ये मान लिया कि इस सेट का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये रियल लाइन पे सपोज ये सारे पॉइंट है, अब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल लाइन पे ही होंगे सारे पॉइंट जो जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उनका लिमिट पॉइंट अल्फा है। मान लो यहाँ पे अल्फा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर इस सेट में से इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, और इस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, देखो बाहर फाइनाइट इसलिए होंगे क्योंकि हम कह रहे हैं एक ही लिमिट पॉइंट है सेट का, एक ही लिमिट पॉइंट जो होता है वो लिमिट बन जाता है। देखो वैसे तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कब बनता है, जब उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट हो, बाहर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, और लिमिट कब बनता है, जब नेबरहुड में इनफाइनाइट और बाहर फाइनाइट हो। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में एक ही लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट होगा, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट होंगे, बाहर फाइनाइट होंगे। एक तो इस तरह से समझ सकते हो इस बात को। दूसरा ये समझ सकते हो कि अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये तो लिमिट पॉइंट है तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट होने चाहिए, बाहर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर बाहर हमने इनफाइनाइट ले लिए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बाहर है तो वो, और साथ में वो बाउंडेड है क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारा क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो ए से बी के बीच में ही होगी सारी अल्फ़ा की वैल्यूज़, तो बाउंडेड होगा। तो हमने बोल्जानो-वेरेस्ट्रास थ्योरम जो पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर इस अल्फ़ा के नेबरहुड के बाहर इनफाइनाइट पॉइंट हुए तो वहाँ पर भी एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन वो फिर हमारी इस चीज़ का कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हम कह रहे हैं इसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है अल्फ़ा। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो बोला मैं उसको रिपीट करती हूँ। हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है अल्फ़ा आई पर, इनफाइनाइट पॉइंट है जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट है इनका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक ही लिमिट पॉइंट है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में इस सेट में से इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, अनंत अवयव इसके नेबरहुड में होंगे और बाहर फाइनाइट होंगे। जैसे मान लो हम मान लेते हैं अल्फ़ा 1 बाहर है, अल्फ़ा 2 बाहर है, अल्फ़ा 3 बाहर है, अल्फ़ा 4 बाहर है, अल्फ़ा 100 तक बाहर है। ठीक है, और उसके बाद वाले सारे अल्फ़ा 101, 102 सारे इन जो अनंत है, इनफाइनाइट है, वो इस नेबरहुड के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज थी, जो जिससे हमने अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 से डिनोट किया था, उनमें से
फाइनाइट ही इस एल्फा के नेबरहुड के बाहर है। एल्फा इसका लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट है और इस नेबरहुड से बाहर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है। ठीक है, या तो ऐसा होगा सारी की सारी इसके अंदर आ गई डिसकंटिन्यूटीज़, तो बाहर कोई भी नहीं है डिसकंटिन्यूटी, और अगर बाहर है लिमिट पॉइंट के नेबरहुड के तो बाहर फाइनाइट है। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने अल्फ़ा आई डिसकंटिन्यूटीज़ ली, ऐसे ही सपोज फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज़ जो है बीटा जे से भी डिनोट हो रही है। ठीक है, और ये जो बीटा जे का सेट है इसका लिमिट पॉइंट मान लेते हैं हम बीटा है। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ हो जाएगी कि बीटा के नेबरहुड में, ये अगर बीटा है तो बीटा के नेबरहुड में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी और इस नेबरहुड से बाहर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी। या तो बाहर कोई डिसकंटिन्यूटी होगी ही नहीं या फिर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ नेबरहुड के बाहर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझाने का मेरा जो रीज़न था वो ये था, हमें थ्योरम में ये दे रखा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो बाउंडेड है और उसकी जो डिसकंटिन्यूटीज़ है ना, मान लो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है, लेकिन उन डिसकंटिन्यूटीज़ के सेट में फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था ना कि अल्फा लिमिट पॉइंट है, बीटा लिमिट पॉइंट है, तो ऐसे फाइनाइट लिमिट पॉइंट है। तो जो लिमिट पॉइंट होंगे ना उनके नेबरहुड में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी और उस नेबरहुड से बाहर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी, या फिर फंक्शन बाहर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन या फिर प्रूफ स्टार्ट करें अगर हम, तो हमें गिवन है f is bounded on क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है और फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज़ है ना उनके लिमिट पॉइंट मान लेते हैं हम, फाइनाइट मानने हमें, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये सपोज अल्फ़ा p है, ये हमारा a और ये हमारा b। ठीक है, तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा p, ये p पॉइंट्स हैं जो ना लिमिट पॉइंट बन रहे हैं डिसकंटिन्यूटीज़ के। सिर्फ इन p पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि ये जो p पॉइंट है ये डिसकंटिन्यूटीज़ के लिमिट पॉइंट है। लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा p आर p लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ discontinuities ऑफ फंक्शन f। फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़, उनके ये फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब इस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है, लेकिन इनके नेबरहुड से बाहर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे इन नेबरहुड इस जो लिमिट पॉइंट्स हैं इनको कंटेन करते हुए क्लोज इंटरवल्स लेंगे। ठीक है, तो ये नेबरहुड ही बन गया, इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है। तो ये सपोज a1 है, ये b1 है। ठीक है, ये a2 है, ये b2 है, ये a3 है, ये b3 है, ये ap है और ये bp है। ठीक है, तो ये जो सब इंटरवल्स ले लिए ना हमने, ये p सब इंटरवल्स हैं इन डिसकंटिन्यूटीज़ को के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करते हुए। ठीक है, और ये हमें नॉन ओवरलैपिंग लेने हैं, मतलब ये एक दूसरे से डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं हो रहे। ठीक है, इनके बीच में जैसे गैप है, ओवरलैप, आपस में मिल नहीं रहे, कॉमन नहीं है इनमें कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो लेट a1 b1 a2 b2 ap bp आर p सब इंटरवल्स, मैं डिसजॉइंट भी लिख देती हूँ यहाँ पे, कंटेनिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा p रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा p लिमिट पॉइंट्स थे डिसकंटिन्यूटीज़ के सेट के, उनको कंटेन करते हुए हमने सब इंटरवल्स ले लिए।
ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ है उनका समीशन आई टेकिंग वैल्यूज 1 to p बी आई माइनस ए आई लेस देन ले लेते हैं एप्साइलन अपॉन 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जहाँ मैंने फंक्शन को बाउंडेड लिखा था ना, वहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, लेट स्मॉल एम लेस देन इज इक्वल्स टू एफ एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए पी। मतलब फंक्शन का सुप्रीमम जो है वो कैपिटल एम है और इन्फीमम स्मॉल एम है पूरे इंटरवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से वो प्रोसीजर जो है वो पिछली थ्योरम वाला रिपीट हो रहा है। ओके, अब ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना, इनका कलेक्शन वाला एक पार्टीशन लेते हैं पी स्टार से। लेट पी स्टार A1 B1 A2 B2 AP BP B any पार्टीशन। तो अब हमें इस पार्टीशन के लिए लोअर डार्बॉक्स और अपर डार्बॉक्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वैसे तो ये प्रोसीजर यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ पिछली थ्योरम जैसा होगा, फिर भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पता है, हमें सब इंटरवल्स की लेंथ जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, सब इंटरवल्स की लेंथ का सम हमने अज्यूम कर लिया है, और उसके अलावा हमें सब इंटरवल्स में फंक्शन के इन्फीमम एंड सुप्रीमम चाहिए होते हैं, तो वो और अज्यूम कर लेते हैं। लेट एम आई, ये तो हो गया इन्फीमम एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एम आई ये हो जाएगा सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए आई बी आई। ठीक है, तो इन सारे सब इंटरवल्स के लिए हमने इन्फीमम एंड सुप्रीमम अज्यूम कर लिए। नाउ वी नो, हमें ये पता है कि स्मॉल एम से एम आई ग्रेटर देन इक्वल होगा, इससे कैपिटल एम आई ग्रेटर देन इक्वल होगा, और इससे कैपिटल एम ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, अब इन दोनों से कैपिटल एम आई लेस देन इक्वल कैपिटल एम है, और इन दोनों को विद नेगेटिव साइन लिखेंगे तो माइनस स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल माइनस स्मॉल एम होगा। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एम आई माइनस एम आई लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होगा। हमें ये पता है, हमें ये चाहिए होगा पिछली थ्योरम से। ठीक है, अब हमें यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ कैलकुलेट करना है। तो यू पी स्टार एफ बनेगा समीशन आई टेकिंग वैल्यूज 1 to p कैपिटल एम आई, और जो लेंथ है वो है बी आई माइनस ए आई, इंटरवल की लेंथ। ठीक है, और एल पी एफ होगा आई टेकिंग वैल्यूज 1 to p स्मॉल एम आई बी आई माइनस ए आई। अब समीशन और बी आई माइनस ए आई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे तो साइन लेस देन इक्वल का आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल, और साथ ही मैं उसे समीशन से बाहर लिख देती हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो समीशन आई टेकिंग वैल्यूज 1 to p बी आई माइनस ए आई। ठीक है, और ये हमने अज्यूम किया था लेस देन एप्साइलन बाय 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया एप्साइलन बाय 2। ठीक है, तो पी स्टार पार्टीशन के लिए यू पी स्टार एफ माइनस एल पी स्टार एफ, अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्साइलन बाय 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो ये हमारी रियल लाइन थी, ये ए था, ये बी था। ठीक है, ये अल्फा 1 को कंटेन करते हुए हमने A1 B1 लिया था, फिर अल्फा 2 को कंटेन करते हुए A2 B2 लिया था, अल्फा P को कंटेन करते हुए AP BP लिया था। ठीक है, तो ये जो P सब इंटरवल्स हैं ये वाले, इनके लिए हमने ये UPF और LPF का डिफरेंस, अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जो बच गए रिमेनिंग ये वाले P+1 सब इंटरवल्स, ठीक है, यहाँ पे A3 होगा। तो ये रिमेनिंग जो सब इंटरवल्स हैं P+1 है ये, इनके लिए हमें अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा P थे, ये थे
डिसकंटिन्यूटीज़ के लिमिट पॉइंट्स, यानी कि इनके ये जो नेबरहुड है इनके अंदर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है, और इन नेबरहुड्स के बाहर ये जो अब हमें जो सब इंटरवल्स लेने हैं जिन पे मैं राइट लगा रही हूँ, इन सब इंटरवल्स के अंदर या तो फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है। क्योंकि अगर ये जो रिमेनिंग p+1 सब इंटरवल है इनके अंदर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हुई तो फिर एक और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमने तो जो लिमिट पॉइंट्स थे वो सारे अज्यूम कर लिए थे, α1 α2 α p डिसकंटिन्यूटीज़ के इतने ही लिमिट पॉइंट है, तो इससे बाहर अब और कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसलिए इन इंटरवल्स के बाहर जो हमने ले लिए p इंटरवल्स, इन p सब इंटरवल्स के बाहर वाले जो सब इंटरवल्स बचे हैं उनके अंदर या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होगी। अदरवाइज बोल्ज़ेनो-वेरेस्ट्रास थ्योरम से एक और लिमिट पॉइंट या फिर कम से कम एक और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, नाउ फंक्शन f(x) इज ईदर कंटिन्यूस, या तो कंटिन्यूस है और हैव फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। इन रिमेनिंग p+1 सब इंटरवल्स, दैट इज ये वाले जो बच गए सब इंटरवल्स a1 b1 a2 b2 a3 और लास्ट में होगा bp b। इन p+1 सब इंटरवल्स में या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होगी। ठीक है, अदरवाइज बोल्ज़ेनो-वेरेस्ट्रास थ्योरम से एक और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, कम से कम एक और, जो कि हमारी जो हमने अज्यूम किया था कि इसके α1 α2 α p फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स है उसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सब इंटरवल्स हैं ये क्लोज्ड सब इंटरवल्स है, इनके अंदर फंक्शन या तो कंटिन्यूस है या फिर इनके अंदर फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है। तो फर्स्ट एंड थर्ड थ्योरम हमने जो करी, फर्स्ट हमने करी थी अगर क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, तो उससे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। और थर्ड ये थी कि अगर फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हो और फंक्शन बाउंडेड हो तो भी वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो हमें फंक्शन बाउंडेड दे रखा है पूरे इंटरवल में, और इन सब इंटरवल्स में अगर पूरे में बाउंडेड है तो इन सब इंटरवल्स में भी फंक्शन बाउंडेड होगा। अब इन सब इंटरवल्स में या तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या फिर उनकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इन सारे सब इंटरवल्स के लिए रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, इट इम्प्लाइज f इज आर इंटीग्रेबल इन दीज p+1 सब इंटरवल्स। ठीक है, इन सब इंटरवल्स में p+1 सब इंटरवल्स में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम इस सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग पार्टीशन p1 ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पार्टीशन p2 ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पार्टीशन p3 ले लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग पार्टीशन p+1 ले लेते हैं, क्योंकि ये p+1 सब इंटरवल्स है ना। तो लेट p1 p2 p+1 be partitions of sub intervals a1 b1 a2 b2 bp b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्योंकि इन सब इंटरवल्स में क्लोज्ड इंटरवल्स में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो इन पार्टीशंस के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस से लोअर एंड अपर रीमान लोअर एंड अपर डार्बोक सम जो होते हैं उनका डिफरेंस लेस देन आना चाहिए किसी पॉजिटिव नंबर से। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट यू p r लिख रही हूँ मैं,
आर इसलिए ताकि ये सारे पार्टीशन हम कंसिडर कर सकें, माइनस एल पी आर एफ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2p+1, ठीक है। और यहाँ पे आर टेकिंग वैल्यूज़ 1 2 p+1 है, ठीक है। तो जब R1 होगा तो हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, जब R2 होगा तो हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से ये वाला जो डिफरेंस है ये लेस देन किसी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। और एप्सिलॉन पॉजिटिव है, इसे हमने पॉजिटिव से डिवाइड किया तो ये पॉजिटिव ही है और स्मॉल ही है, ओके। तो देखो, अगर हम ये जो सारे आर के लिए डिफरेंसेस हैं यू और एल के, अपर एंड लोअर डार्बोक सम के, इनको ऐड कर दें, यानी कि हम समीशन ले लें, तो क्या बनेगा, समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to p+1 यू पी आर एफ माइनस एल पी आर एफ, ये आएगा लेस देन समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to p+1 एप्सिलॉन बाई 2p+1, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2p+1, तो कांस्टेंट है, तो समीशन 1 पे है, तो 1 को हमें p+1 टाइम्स जोड़ना है, तो वो p+1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये आ गया एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो अब देखो, हमने ये जो α1 α2 को कंटेन करने वाले p सब इंटरवल्स थे, इनके करस्पॉन्डिंग p स्टार पार्टीशन लिया और उसके लिए u p स्टार माइनस एल पी स्टार एफ कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो बच गए पार्टीशन जिन पे मैंने राइट लगा रखा है, इनके करस्पॉन्डिंग इसमें p1 पार्टीशन लिया, इसमें p2 लिया, इसमें p+1 लिया, इनके लिए भी हमने लोअर एंड अपर एंड लोअर डार्बॉक्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और ये जो मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देती हूँ। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो इस पूरे इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए, हमारे पास लोअर डार्बॉक्स सम माइनस अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट हो जाएगा, और वही हमें चाहिए था। तो ऐसा करते हैं, हम P एक पार्टीशन लेते हैं, लेट P बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देखो, ये हमारा इंटरवल ए बी था, ये ए बी, यहाँ पे हमने A1 लिया था, फिर यहाँ पे B1 था, फिर A2 था, फिर B2 था, A3 B3, ठीक है। लास्ट में जा कर के ये BP, इससे पहले AP, ठीक है। तो P हम ऐसा करते सारे पॉइंट्स ले लेते हैं, तो ये पूरा इंटरवल कवर हो जाएगा। तो लेट P इक्वल, ये भी लिख सकते हैं हम, देखो P स्टार यूनियन P1 यूनियन P2 यूनियन p+1, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जो पार्ट्स थे जिनके अंदर लिमिट पॉइंट्स थे, इनका तो पार्टीशन P स्टार था, और रिमेनिंग ये जो है इसका P1 था, इसका P2 था, इसका P3 था, तो सबका यूनियन ले लेंगे तो पूरा इंटरवल कवर हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम UPF माइनस LPF कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा P स्टार F पूरा, अगर हम अपर डार्बॉक्स सम की बात करें तो हमें P स्टार के लिए और इन सब के लिए करना होगा, प्लस मैं समीशन लगा के लिख देती हूँ, आर टेकिंग वैल्यूज 1 to p+1 UPRF, ठीक है। तो ये हमारा पूरा UPF बन गया, क्योंकि P क्या है, इन सब का यूनियन ही तो है, माइनस, अब ये देखें, अगर हम L P स्टार F माइनस समीशन, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, मैंने ये करली ब्रेसेस ले लिए हैं इसलिए, आर टेकिंग वैल्यूज 1 to p+1 LPRF, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को अलग लिखते हैं और इन दोनों को अलग लिखते हैं, तो ये बनेगा UP स्टार F माइनस LP स्टार F, ठीक है, प्लस समीशन आर टेकिंग वैल्यूज p+1, समीशन कॉमन ले लेते हैं, UPRF माइनस LPRF, ठीक है। ये आ रहा था लेस देन एप्सिलॉन बाई 2
और ये भी एप्साइलन बाय 2, तो ये आ गया इक्वल एप्साइलन। तो हमारे पास 0 लेस देन इक्वल यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्साइलन आ गया। ठीक है, और ये कंडीशन हमें क्या बताती है, फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल इस इंटरवल के लिए, क्योंकि इस इंटरवल का पार्टीशन था p, और यही हमें प्रूव करना था। तो मतलब अब हम ये कह सकते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में तो रिमान इंटीग्रेबल है, अगर फंक्शन बाउंडेड प्लस उसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है तो भी रिमान इंटीग्रेबल है। और अब तीसरी चीज़, अगर फंक्शन बाउंडेड है और उसकी डिसकंटिन्यूटीज़ की लिमिट पॉइंट फाइनाइट है तो भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ये रिमान इंटीग्रेशन की कुछ थ्योरम्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।